हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी का। हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी पे, और हम सबसे पहले कवर करेंगे आपका जो है चैप्टर 11 क्लास 7th एनसीईआरटी का, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, है ना। तो गाइस, ये तो आपने सोचा होगा कि कितने बड़े बड़े ट्रीज हमें दिखते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं, ग्रासेस दिखते हैं, बुशेस दिखते हैं, है ना। तो क्या ये आपने कभी क्वेश्चन किया है कि क्या सब में ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ही जैसा होता है? क्या बड़े बड़े जो ट्रीज है उसमें जो है अब वाटर तो हमेशा रूट्स से अब्जॉर्ब होता है ना, तो कैसे एकदम जो आपका टिप है ट्री का वहां तक पहुंचता है ना। तो बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करें, है ना, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ये सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं? ये वाटर हो सकता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो कि आपका प्लांट का लीव्स बनाता है ना, फोटोसिंथेसिस से। या फिर हॉर्मोन्स हो सकते हैं जिनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग बेसिकली सब्सटेंस हो सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट में जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब क्या होता है कि अगर छोटा डिस्टेंस है ना, छोटा अगर डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है बेसिकली अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कैसे होता है? तो होता है डिफ्यूजन से। एक, ठीक है, डिफ्यूजन से। दूसरा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब एनर्जी यूज करके भी हो सकता है ना। तो अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो क्या हो रहा है? एक तो डिफ्यूजन से हो रहा है, ठीक है, या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से भी हो सकता है, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी यूज करके हो सकता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो क्या होता है? अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो क्या होता है? ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपका वो हमेशा होता है वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम कौन कौन से होते हैं? वैस्कुलर सिस्टम होते हैं जाइलम और फ्लोएम, है ना। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस आपका ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब जो आपके रूटेड प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जाइलम के थ्रू, ठीक है। अब जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किस चीज का होता है? या तो वाटर का हो सकता है या मिनरल्स का हो सकता है जो हम अब्सॉर्ब कर रहे हैं सॉइल से, है ना। तो रूटेड प्लांट्स में आपका जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम से, वो यूनी डायरेक्शनल हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा आपका रूट अब्सॉर्ब कर रहा होगा और बाकी सारे जो आपके पार्ट्स हैं, स्टेम है, फ्रूट है, शूट है, उसको सबको ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपका जो ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। अब मान लो कि आपका ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है लीव्स अगर बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस करके, तो वो मल्टी डायरेक्शनल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लीव्स बनाएंगे, वो जो है ऊपर के पार्ट में भी जाएगा, साइड के पार्ट में भी जाएगा और नीचे रूट तक जाएगा, है ना। वो बेसिकली क्या होता है कि बन तो लीव्स में रहा है, बट उससे वो सारे पार्ट जो है प्लांट के, उनको जा रहा है। इवन जो प्लांट में कुछ स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं जो स्टोर कर लेते हैं एक्स्ट्रा फूड, वहां भी जाता है, वहां स्टोर हो जाता है, और फिर बाद में अगर जरूरत होती है वापस से न्यूट्रिएंट की प्लांट को कभी, तो स्टोरेज ऑर्गन फिर से ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको सारी जगह पर, है ना। तो बेसिकली क्या है कि जो आपके मिनरल न्यूट्रिएंट हैं, है ना, वो तो आपके क्या होते हैं कि रूट से जा रहे हैं और सीधा ऊपर स्टेम, लीव्स और जो भी ग्रोइंग रीजन है उनको पहुंच जा रहे हैं, ठीक। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लीव्स प्रिपेयर करी है, वो क्या हो रहा है? वो मल्टी डायरेक्शनल जा रहा है। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि जो आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तो रूट से सीधा सीधा अब्सॉर्ब हो रहे हैं और वो ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हैं ऊपर स्टेम, लीव्स और जो भी ग्रोइंग रीजन्स है उस तरफ, है ना। तो वो तो एक डायरेक्शन में चले गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं? मल्टी डायरेक्शनल। तो मान लो कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए जो फूड प्रिपेयर करते हैं लीव्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना। तो अब जो वो जो लीव्स फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो हर डायरेक्शन में जाएगा, वो नीचे आपके रूट में भी जाएगा, और ऊपर अगर कुछ है स्टेम और अगर शूट्स हैं, जो भी ग्रोइंग रीजन्स हैं ऊपर के, उधर भी जाएगा। और आपके लेटरल जो उसके आजू बाजू में जितने स्टेम्स हैं, जितने लीव्स हैं,
है ना, जितने भी ऐसे फ्लावर्स हैं तो सभी में जाएगा, है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अब आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जो है सारे पार्ट्स में जा रहा है। अब वो इवन आपके प्लांट्स में स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, तो वो क्या होता है कि एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रख लेते हैं और जब जरूरत होती है तो उसको वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इवन आपके स्टोरेज ऑर्गन्स में भी जा रहा है। और फिर बाद में क्या हो रहा है कि आपके जो वो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं वो जहां जहां जरूरत पड़ती है आगे ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है। अब तब क्या होता है जब आपका प्लांट का कोई पार्ट डाई डाउन कर रहा है, इसको बोलते हैं सेनेसेंस, है ना, सेनेसेंस। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका न्यूट्रिएंट जो उस पार्ट में जा रहा होता है उसको वहां से विड्रॉ करके और आपके जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं प्लांट के उधर भेज देते हैं। ठीक है। अब दूसरे तरीके का आपका जो कंपाउंड मूव करता है वो है आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हॉर्मोन्स। तो इनके केस में क्या होता है, इनके केस में क्या होता है कि बहुत स्मॉल अमाउंट में ऑल्दो ये जाते हैं, बट ये इनका मूवमेंट भी बहुत ही पोलराइज्ड होता है। मतलब ये कहाँ बन रहे हैं और कहाँ इनको जाना है वो तो टारगेटेड है ना, कि किस एरिया में इनको जाना है। तो ऑल्दो यूनिडायरेक्शनल होता है बट पोलराइज्ड मूवमेंट होता है ना, जहाँ ये सिंथेसाइज हो रहे हैं और जहाँ इनको जाना है उधर। तो guys, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स होता है और बहुत ही अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होती है ना। तो अब क्या क्या मूव जो है मीन्स है ट्रांसपोर्ट के वो देख लेते हैं। पहला जो मीन्स है ट्रांसपोर्ट का वो है डिफ्यूजन। ठीक। अब डिफ्यूजन में क्या होता है ये देखते हैं पहले। ठीक है। तो गाइस डिफ्यूजन का एक तो यह है कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जहां पर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है। तो डिफ्यूजन जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कैसे कैसे होता है, या तो विद इन द सेल हो रहा है अगर कोई ट्रांसपोर्ट, तो डिफ्यूजन से हो सकता है। ठीक है। या आपके जो एडजेसेंट सेल्स हैं, है ना, तो एक सेल से दूसरे सेल में चला जा रहा है एडजेसेंट सेल्स में। ठीक है। तो भी डिफ्यूजन से हो सकता है। और या फिर शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट है अगर किसी सब्सटेंस का, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट है तो वो डिफ्यूजन से हो सकता है। फिर हमने क्या बोला, कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है। बट होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स थोड़ा रैंडम फैशन में मूव करते हैं, लेकिन ये हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहे होते हैं। ये याद रखिएगा, ये हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं। ठीक है। अब जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, लेकिन एक अच्छी चीज क्या होती है कि ये डिपेंडेंट नहीं होता है लिविंग सिस्टम पे। ठीक है। तो स्लो तो होता है लेकिन इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। ठीक। अब किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन होता है, तो या तो ये गैसेस और या तो ये लिक्विड्स के केस में होता है। बट सॉलिड के केस में बहुत ही मुश्किल है डिफ्यूजन से सॉलिड सब्सटेंसेस का मूव करना। ठीक है। तो गैसेस और लिक्विड्स के केस में डिफ्यूजन होता है। ठीक। प्लांट्स के लिए गाइस लेकिन डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो प्लांट में गैसियस मूवमेंट होता है, ठीक है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से ही होता है। ठीक है। तो गैसियस मूवमेंट इन प्लांट्स हैपन ओनली थ्रू डिफ्यूजन, है ना। तो ये याद रखिएगा कि गैसियस मूवमेंट जो होते हैं प्लांट्स में वो हमेशा डिफ्यूजन से होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। ठीक है। तो बेसिकली गाइस ये एक इस तरीके का डिफ्यूजन है जहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं जो खुद से मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब कैसे मॉलिक्यूल होते हैं ये, तो हमने कई चीज देखा कि डिफ्यूजन आपका जो रेट है
वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? आपका जो डिफ्यूजन रेट है, डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन रेट जो है वो डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट क्या है ना? तो ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है? मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो क्रॉस करना है ना? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, प्रेशर डिपेंडेंट है, साइज क्या है सब्सटेंस की उस पे भी डिपेंड करता है ना? साइज क्या है सब्सटेंस की, मतलब जितना छोटा सब्सटेंस होगा उतना जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा, है ना? उसके बाद और क्या डिपेंड करता है? तो आपका जो अगर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो रहा है, तो मेम्ब्रेन का एक बहुत बड़ा जो है कॉम्पोजिशन का पार्ट होता है, वो होते हैं लिपिड्स, है ना? तो अगर कोई सब्सटेंस है जो कि लिपिड सॉल्युबल है ना? तो वो जल्दी से डिफ्यूज कर जाएगा और दूसरे साइड पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोफिलिक मोइटी के साथ आते हैं, बेसिकली जो हाइड्रोफिलिक होते हैं सब्सटेंस, है ना? उनके साथ क्या होता है कि मेम्ब्रेन क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ता है। किससे फैसिलिटेट करना पड़ता है? तो आपका जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये फैसिलिटेट करते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। और ये प्रोटीन्स में क्या होता है कि साइट्स होती हैं जहां पर मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है और फिर वो प्रोटीन उसको क्रॉस करवा देता है मेम्ब्रेन, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना ही चाहिए, इसमें भी मूवमेंट आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ही हो रहा है, ठीक है। बस ये फैसिलिटेट हो रहा है प्रोटीन से, ठीक है। और आपका इसीलिए इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके जो प्रोटीन है वो मूव करवा दे रहे हैं दूसरी तरफ, बट क्या वो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं? इस प्रोसेस में भी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी गाइस, कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं है, ठीक है। तो ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, ठीक है। अब आपका जो लो, इसी वजह से हम बोलते हैं कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट ये नहीं हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपका हाई से लो ही रहेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रेट किस पे डिपेंड करता है इन सारे केसेस में? तो गाइस ट्रांसपोर्ट रेट इस पे डिपेंड करता है कि जितने भी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं, अगर वो पूरी तरीके से यूज हो गए हैं, अगर वो पूरी तरीके से सैचुरेट हो गए हैं, तो आपका ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम होगा उस टाइम पे, ठीक है। बट एक और चीज होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। तो आपका जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ठीक है, वो स्पेसिफिक होता है, मतलब कि वो कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर जाने देता है। तो बेसिकली होता है क्या है कि सेल स्पेसिफिक होते हैं सब्सटेंसेस को लेकर, अगर उनको जरूरत है तो ही वो सब्सटेंस को अलाउ करेंगे कि वो उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करे, ठीक है। और ये जो प्रोटीन्स आपके होते हैं ना, उसके साइड चेन में इनहिबिटर्स होते हैं उसके लिए। तो अगर सेल को लगता है कि उसको सब्सटेंस की जरूरत नहीं है, तो वो उस इनहिबिटर को सिग्नल दे देता है, और वो इनहिबिटर प्रोटीन को रोक देता है बाइंड करने से उस सब्सटेंस से, ठीक है। और सब्सटेंस बाइंड नहीं होगा तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? वो एक चैनल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? दे फॉर्म चैनल जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं चैनल, ठीक है। अब ये आपके जो चैनल है, कुछ चैनल होते हैं जो हमेशा ओपन होते हैं, ठीक है, तो हमेशा पास होते रहते हैं सब्सटेंसेस। कुछ चैनल क्या होते हैं? कुछ चैनल कंट्रोल्ड होते हैं, तो जब जरूरत होगी सब्सटेंस की तो खुलेंगे, नहीं तो बंद रहेंगे, ठीक है। वैसे ही कुछ जो आपके चैनल्स होते हैं
वो बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, तो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने देते हैं। कुछ चैनल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको ही अलाउ करते हैं। अब एक एग्जाम्पल है आपका पोरिन। पोरिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, और ये आपका बड़ा पोर बनाता है और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को पास करने देता है। तो इवन आपके जो छोटे छोटे प्रोटीन्स भी हैं उनको भी पास करने दे देता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है ये देखते हैं। तो बेसिकली गाइस, ये अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले क्या हो रहा है। ये है आपका मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है आपका बाहर साइड का, ये है बाहर का साइड सेल का। इधर से ये सब्सटेंस आ रहे हैं, ठीक, ये सब्सटेंस है, ये आ रहे हैं। ये जो है आपका, ये है प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ठीक है, ये आपका यहाँ आकर जुड़ रहा है एक साइड से, जो साइट है उस पे, और फिर क्या हो रहा है, ये मेम्ब्रेन है, ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है सेल की, है ना। और क्या हो रहा है कि अब आपका जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उसने अंदर के साइड में सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करनी शुरू कर दिए। तो ये जो है आपका वो ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है, ये ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, आपका इधर से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट हो गया मॉलिक्यूल, है ना। तो यही होता है एग्जैक्टली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। अब इसमें क्या है गाइस कि आपका जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो कैसे मूव करवा रहा है। तो ये बंद तो इस तरफ रहा है, फिर ये अंदर क्या पास के पास हो रहा है, नहीं। आपका जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ना, वो रोटेट कर जा रहा है। तो जब साइट पे आके सब्सटेंस बाइंड कर रहा है उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रोटेट कर जा रहा है और अंदर की तरफ आ जा रहा है लेकर सब्सटेंस को, और फिर वहां पर उसको छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो अब जो आपका आपका मॉलिक्यूल है वो अंदर आ गया, अब वो जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां चला जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल है वाटर चैनल्स। तो ऐसे ही जो है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वाटर चैनल्स भी होते हैं। ठीक है, वाटर चैनल्स क्या होते हैं, क्या करते हैं। तो वाटर चैनल्स बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल को अंदर जाने देते हैं। और वाटर चैनल बने किससे होते हैं, ये 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन से बने होते हैं। 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन से बने होते हैं। ठीक है, अब गाइस जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना, उसमें भी अलग अलग तरीके से मूवमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये मूवमेंट्स का क्या मतलब है। अब गाइस होता क्या है कि कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एक साथ दो तरीके के मॉलिक्यूल्स को अंदर मूव करने की परमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू दो तरीके के आपके मॉलिक्यूल्स, दो तरीके के सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं। ठीक, अब वो कैसे मूव करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसमें भी 3 तरीके का मूवमेंट होता है। ठीक, पहला होता है सिम्पोर्ट, पहला होता है सिम्पोर्ट। ठीक, अब ये सारे मूवमेंट गाइस ये याद रखिएगा पैसिव हैं। ठीक है, सिम पोर्ट में क्या होता है कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा होता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या होता है कि बोथ मॉलिक्यूल्स मूव और क्रॉस द मेम्ब्रेन
इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसमें क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें है कि अ मॉलिक्यूल moves across the membrane independent of the other molecule, ठीक है। तो ये हो गया यूनिपोर्ट। अब देखो एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीन तरीके के मूवमेंट दिख रहे हैं हमें, है ना। पहला मूवमेंट क्या है, अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये है सिम्पोर्ट। ये क्या है, सिम्पोर्ट मूवमेंट है, जहां पर क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल है ए और बी, और ये क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल हैं ए और बी, एक इस तरफ मूव कर रहा है, दूसरा इस तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। तीसरा क्या है, तीसरा है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या हो रहा है कि ए मॉलिक्यूल का मूवमेंट इंडिपेंडेंट है कि बी का मूवमेंट किस तरफ होगा, ठीक है। और ये क्या है इस केस में, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, ये जो है आपका वो कैरियर प्रोटीन है ना। तो गाइस ये तो हो गया पूरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो बेसिकली गाइस जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या देखा कि किसी तरीके की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसी वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिना एनर्जी यूज किए हुए नहीं हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूज कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को पंप करता है, बट ये कब होता है, ये तब होता है जबकि आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करना है किसी मॉलिक्यूल को, है ना। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। तो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूज करके मॉलिक्यूल को पंप कर देता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। होता कैसे है, ये भी मेम्ब्रेन प्रोटीन से ही होता है। तो बेसिकली प्रोटीन क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं और सब्सटेंस को पंप कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पंप्स हैं, ठीक है, ये जो पंप्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस को, वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। इस मूवमेंट को हम अप हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, इसको हम अप हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस केस में भी आपका ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम कब होता है, ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम तब होता है जबकि सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स यूज हो गए हों, ठीक है। तो बेसिकली जब सैचुरेटेड होंगे सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स तो ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम होगा, ठीक है। दूसरी चीज, क्या यहाँ पर सेंसिटिविटी है वो सेम इनहिबिटर्स को लेके, या क्या स्पेसिफिसिटी है, हाँ है। तो बेसिकली यहाँ पर भी जो सेल जिसमें मूवमेंट हो रहा है वो स्पेसिफिक होगा सब्सटेंस को लेकर कि उसको उस सब्सटेंस की जरूरत है तो वो अलाउ करेगा, नहीं है तो नहीं अलाउ करेगा। यहाँ पर भी जो प्रोटीन साइड चेन्स हैं उसमें इनहिबिटर्स हैं, और अगर सेल ने सिग्नल कर दिया उस इनहिबिटर को कि मुझे ये सब्सटेंस अभी नहीं चाहिए, तो वो इनहिबिट कर देते हैं उस सब्सटेंस को प्रोटीन से बाइंड होने से, ठीक है। और वहां पर क्या होता है कि मूवमेंट रुक जाता है, तो जो है फ्रीली मूव नहीं कर सकता सब्सटेंस, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द सेल whether that substance is required there or not। अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो सेल नहीं मूव करने देगा, ठीक है। तो एक बार अगर हम कंपेयर करें जो हमने तीनों ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं उसको,
तो क्या है कि क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत सिंपल डिफ्यूजन में होती है? नहीं होती है। बट क्या फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है? हाँ होती है। ठीक है। कौन सा है जो हाईली सिलेक्टिव है? तो सिंपल डिफ्यूजन सिलेक्टिव नहीं है, बट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिलेक्टिव है। ठीक है। तीसरा क्या है? ट्रांस सैचुरेट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन पे तो नहीं हो रहे हैं, फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हो रहे हैं। ठीक है। फिर क्या है? अप हिल ट्रांसपोर्ट, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में। किस डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट में हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हो रहा है सिर्फ। डिफ्यूजन में कभी भी अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं खर्च होती है। तो चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, will they require ATP? Will they require energy? No. Active transport, will it require energy? Yes. So requires ATP energy. Simple diffusion, no. Facilitated diffusion, no. Active transport, yes. तो गाइज अभी हमने क्या करा इसके साथ ना, जो आपके स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट होते हैं, स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो तो कवर कर लिए। ठीक है। कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस तरीके से होता है, बिना एनर्जी खर्च के भी हो सकता है, एनर्जी खर्च करके भी हो सकता है। अभी आगे हम देखेंगे कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। फिर हम देखेंगे कि फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फूड जो है आपका, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो कैसे मूव करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट डिस्टेंस अगर ट्रांसपोर्ट प्लांट में कुछ होना है तो वो कैसे होगा। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड से फटाफट शेयर कर दीजिए इसको। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे मैं जब भी वीडियोस पोस्ट करूंगी तो। और गाइस, अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है, इस टॉपिक में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, तो मुझे कमेंट में आप बता दीजिए आपको क्या डाउट है और मैं क्लियर कर दूंगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी आपके डाउट्स भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। बट मुझे बताइएगा जरूर कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइएगा, सो दैट मैं इन वीडियोस को और आपके अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।